हेलो दोस्तों, रेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बात करते हैं भारत में जब से अंग्रेजों का पूर्णतः शासन प्रारंभ हुआ, कहां से हुआ, कैसे हुआ। पर उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आइए बात करते हैं आंग्ल बंगाल युद्ध, अर्थात अंग्रेज और बंगाल के शासकों के मध्य जो युद्ध हुआ है, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आंग्ल बंगाल युद्ध, ये दो बंगाल युद्ध हुए हैं। पहला जो हुआ है वो 1756 से 57 में, दूसरा 1764 में हुआ है। 1764 में हुआ है और इन दोनों का जो परिणाम निकल के आया, ये 1765 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से सामने आया है। क्लियर। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रथम आंग्ल बंगाल युद्ध। देखो, इसके कारण अगर हम देखते हैं, प्रथम आंग्ल बंगाल युद्ध का था 1756 ठीक। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि दो प्रमुख कारण थे। पहला था दस्तर, आप लोगों ने दस्तर सुना होगा, ठीक, दस्तर। और जब दूसरे की बात करते हैं तो था घेराबंदी या किलाबंदी। क्या चीज? घेरा बंदी या किलाबंदी। किलाबंदी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि दस्तर क्या होता है। अगर हम दस्तर देखते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि 1717 में उत्तर मुगल कालीन शासक फर्रुखसियर ने, किसने? फर्रुखसियर ने। ये कौन थे? ये उत्तर मुगल काल के शासक थे। उत्तर मुगल शासक। क्लियर। उत्तर मुगल शासक थे फर्रुखसियर। इन्होंने 1717 में ब्रिटिश कंपनी को, किसे? ब्रिटिश कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी को शाही फरमान जारी किया था। क्या जारी किया था? शाही फरमान जारी किया था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश शासक या फर्रुखसियर ने कहा कि 1717 से आज से आपको कर चुकाए बिना, क्या चीज? कर चुकाए या अदा किए बिना आप क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। बस यही एक कारण हुआ आंग्ल बंगाल युद्ध का। अब क्या होता है, ये दस्तर का उपयोग देखते हैं। जो कारण था, यहां पर मैंने बताया दस्तर और घेराबंदी या किलाबंदी, ठीक। जो कंपनी था, ये केवल और केवल कंपनी को दिया गया था, यानी जो कंपनी थी वो अपने लिए उपयोग कर सकती थी, परंतु दस्तर का उपयोग कंपनी के साथ साथ कर्मचारी भी करने लगे। क्या कौन लोग करने लगे? कर्मचारी भी करने लगे, ठीक। अब ये कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए करने लगे, निजी व्यापार हेतु करने लगे। जिस तरीके से हम देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसे व्यापार करने पर प्रतिबंध होता है। सीधे कह दिया जाता है, अगर आप निजी व्यापार करना चाहते हैं या व्यापारिक बनना चाहते हैं, व्यापारी बनना चाहते हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ना होगा। क्या करना होगा? गवर्नमेंट जॉब छोड़ना होगा, ठीक। सेम यहां पर प्रकरण था, परंतु ये लोग किस आधार पर लेते थे? इनका सीधा कथन था कि आप हमें गिफ्ट दीजिए, है ना, मतलब जबरदस्ती गिफ्ट ले लेते थे। तोहफा, देखो कई रूपों में लेते थे गिफ्ट। कैसे? देखो, लेते घूस थे, परंतु कहते थे हमको गिफ्ट दीजिए, यानी उपहार दीजिए, ठीक, कर हमको अदा कीजिए। तो इस प्रकार से ये क्या करते थे? जबरन करते थे। अगर किसी के यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता था तो भी उससे ये शुल्क अदा कर लेते थे, ठीक। अब इससे परेशान होकर के वहां का जो शासक था, बंगाल का शासक जो था, सिराजुद्दौला, कौन था? सिरा जो दौला, क्लियर। सिराजुद्दौला ने 1755-56 में, 1755-56 में इन्होंने भी वहां पर एक कार्य कर दिया कि जितना भी व्यापार हो रहा था, यानी भारतीय व्यापारी थे, उन्हें भी कर से मुक्त कर दिया। कह दिया कि तुमको भी किसी भी प्रकार का कर नहीं देना होगा। अब इससे क्या हुआ? जो
ब्रिटिश कंपनी थी उनके और सिराजुद्दौला इन दोनों के मध्य मतभेद पैदा हो गया, वहां के निवासियों के मध्य असंतोष पैदा हो गया और उसने क्या दिया, बंगाल को या फिर आंग्ल बंगाल युद्ध के परिणाम को घोषित कर दिया। आइए, ये तो था पहला। अब यहां पर एक चीज है कि जैसे मैंने बताया 1717 का शाही फरमान, ठीक, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि 1717 का शाही फरमान किस क्षेत्र पर लागू हुआ था, तो आप याद रखेंगे बंगाल, बिहार व उड़ीसा, बंगाल, बिहार व उड़ीसा, 3 क्षेत्रों पर लागू था। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि कर्मचारी मतलब घेराबंदी की। ये घेराबंदी क्या था? घेराबंदी था कि बंगाल के जो शासक थे उनका कथन था कि आप मेरे यहाँ अर्थात बंगाल, बिहार या उड़ीसा में आप व्यापार कर सकते हैं, परंतु जिस जगह पर आप रह रहे हैं या जहां पर आपकी कंपनी है, ठीक, यानी उस स्थान का आप किला बंदी नहीं कर सकते, किला बंदी नहीं कर सकते। यही कारण था इसको और अधिक उग्र या फिर पूर्ण रूप से युद्ध में परिणत करने का। ठीक, कहने का तात्पर्य इनका था कि जहां पर कंपनी आपकी है या जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर आप किलाबंदी नहीं कर सकते, उसकी घेराबंदी नहीं कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि पूरा पूरा क्षेत्र होता था और इस पूरे को किलाबंदी कर लेते थे या घेराबंदी कर लेते थे। इससे क्या होता था, अगर किसी भी प्रकार का अगर इनको आक्रमण करना होता था तो अंदर से आराम से कर सकते थे, है ना। बस इसी डर की वजह से इन्होंने किलाबंदी को मना किया, परंतु अंग्रेज इस बात को स्वीकार नहीं किए, यानी उन्होंने मानने से मना कर दिया, स्वीकार नहीं किया। किसने? अंग्रेजों ने, यानी ब्रिटिशर्स ने इसे स्वीकार नहीं किया। ठीक, बस इसी बात को लेकर के जून, कब? जून 1556 में कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया। क्लियर? अब यहां गौर करने वाली बात है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब इन्होंने 1756 में कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया, प्रमुख कंपनी यहां पर थी, कलकत्ता में थी, अर्थात हुगली क्षेत्र में थी। ठीक, तो क्या हुआ, जो कंपनी थी, कंपनी ये कलकत्ता से भाग खड़ी हुई और हुगली नदी के टापू पर, मतलब यहां से भागी कंपनी, कलकत्ता से निकली, या फिर कह सकते हैं कंपनी सीधे भाग कर हुगली नदी का एक टापू है कि फुल्टा टापू पर क्या किया? घेराव किया। क्या किया? घेराव या फिर शरण लिया। सबसे परफेक्ट शरण है, शब्द है शरण लिया, है ना। कंपनी 1756 में क्या किया? सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया, कंपनी यहां से भाग खड़ी हुई और हुगली नदी के फुल्टा टापू का नाम याद रखना, कौन सा है? फुल्टा टापू पर जाकर इन्होंने शरण लिया। क्लियर? सिराजुद्दौला इस बात को क्या समझे? अपनी जीत समझ लिए। क्या समझ लिए? जीत समझ लिए। यह सबसे बड़ी उनकी गलती थी। किसकी? सिराजुद्दौला की सबसे बड़ी गलती थी। उनका मानना था कि अब अंग्रेज यहां से भाग गए हैं। ठीक, अब यहां पर आ जाओ। इसी बीच, ठीक, एक घटना होती है जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल की घटना। कौन सी घटना? ब्लैक होल की घटना। किससे जुड़ी हुई है? इसी से जुड़ी हुई है। अगर पूछा जाए ब्लैक होल की घटना किस शासक से जुड़ी हुई है, तो शासक कौन है? सिराजुद्दौला है, क्योंकि इन्होंने कंपनी पर आक्रमण कलकत्ता पर किया, जिससे कंपनी भाग खड़ी हुई। हुगली नदी के फुल्टा टापू पर इन्होंने अपना शरण लिया था।
यही कारण है कि इन्हीं को ब्लैक होल की घटना से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि इसमें 147 लोगों को काल कोठरी में डाला गया, काल कोठरी में डाला गया। और ये काल कोठरी जो थी 10x10 की बताई जाती है, यानी 10x10 की बताई जाती है। कहा जाता है इसमें इतने लोग थे और इतने लोगों में मात्र 23 लोग जीवित बचे। क्या? 23 लोग जीवित बचे। इनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम है हॉलवेल। क्या है? हॉलवेल। उसी ने ब्लैक होल घटना का वर्णन किया है। याद रहे, कई बार पूछा गया है ब्लैक होल की घटना का वर्णन किसने किया है, तो हमेशा याद रखना ब्लैक होल घटना का वर्णन हॉलवेल ने किया है। किसने किया है? हॉलवेल ने किया है। ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला से संबंधित है। जब कलकत्ता पर उन्होंने जून 1756 में आक्रमण किया था, तब कंपनी कलकत्ता से भागकर हुगली नदी के फुल्टा नामक टापू पर शरण लिया था। क्लियर? अर्थात सिराजुद्दौला की इसमें क्या हुई थी? जीत हुई थी। परंतु यहां रुक जाओ, मैंने कहा कि शरण लिया और इसे सिराजुद्दौला अपनी जीत समझ बैठे। अब इसी बीच इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। क्या किया? षड्यंत्र रचा। ठीक? किसका षड्यंत्र? अंग्रेजों का था, है ना? अंग्रेजों का। अब क्या था, अब यह समझते हैं। हम एक शब्द सुनते हैं मीर जाफर। क्या है? मीर जाफर। इसका दूसरा नाम है मीर बख्श। क्या है? मीर बख्श। दरअसल मीर बख्श या मीर जाफर हम कह सकते हैं घुड़ सैनिक जो होते थे उसके सेनापति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सेनापति को। यानी जो प्रमुख सेना का अधिकारी होता है उसे मीर जाफर या मीर बख्श के नाम से पुकारा जाता है। क्लियर? एक ये हो गए महाशय। दूसरे थे जगत सेठ। कौन था? जगत सेठ। अब जगत सेठ कौन थे भैया? जगत सेठ साहूकार थे। कौन थे? साहूकार थे। साहूकार तात्पर्य होता है कि ये छोटे मोटे व्यापारियों को बंगाल में ऋण देते थे। क्या करते थे? ऋण देते थे। क्लियर? याद रहेगा? उम्मीद करता हूं याद रहेगा। अर्थात साहूकार, जगत सेठ। ठीक। एक व्यापारी था जिसका नाम था अमीन चंद। क्या था? अमीन चंद। ये कौन थे? ये व्यापारी थे। षड्यंत्र समझो कि क्या है। अंग्रेजों ने 1756 के बाद 1757 में, यह घटना चल रही है 1757 की, तब अंग्रेजों ने मीर जाफर अर्थात सेनापति को, जगत सेठ जो साहूकार थे, अमीन चंद्र जो व्यापारी थे, इनसे साठगांठ करके अपने में मिला लिया, यानी एक कर लिया, है ना। और इसके पश्चात 23 जून, कब? 23 जून 1757 को एक युद्ध छिड़ता है जिसे कहते हैं प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध होता है। अब इसमें नवाब जीते गए, हारेगा भैया। इन्होंने 1757 में षड्यंत्र रचा। क्लियर? 1757 में षड्यंत्र रचा और उसमें जो प्रमुख पद थे या प्रमुख जो व्यक्ति थे उनको अपने में मिला लिया। अब इससे क्या हुआ, जब 1757 को यानी 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय जब ये युद्ध में सिराजुद्दौला युद्ध में लीन थे या लिप्त थे, उस समय मीर जाफर जो थे अर्थात सेनापति थे, इन्होंने अपनी जो सैन्य टुकड़ी थी, जो घुड़सवार थे, उनको युद्ध में उतरने का आदेश नहीं दिया। और जब ये युद्ध में नहीं उतरे, इससे क्या हुआ कि जो सेनापति या जो शासक था उसकी हार हुई। तो हम कह सकते हैं सिराजुद्दौला की हार हुई। सिराजुद्दौला की हार हुई। ये तो था सिराजुद्दौला का संबंधी जो था। अब बात करते हैं 1757 के बाद जो गद्दी पर बैठा वो था मीर जाफर का, मतलब मीर जाफर। गद्दी पर कौन बैठा? मीर जाफर।
क्योंकि यही लालच दिया गया था कि तुमको हम गद्दी पे बिठाएंगे, अर्थात इसे क्या बनाया गया, शासक बनाया गया, है ना। अब बात करते हैं जो ये क्या नाम, सिराजुद्दौला, ठीक, सिराजुद्दौला। यहां गौर करने वाली बात है कि प्रश्न कई बार पूछा गया है, सिराजुद्दौला की हत्या किसने की। भैया प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को बंदी बनाया गया था, परंतु वहां पर इनको मारा नहीं गया था, परंतु मीर जाफर के पुत्र मीरान ने, किसने, मीरान ने हत्या कर दी। किसकी, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, अर्थात सिराजुद्दौला की हत्या मीरान ने की, जो किसका पुत्र था, मीर जाफर का पुत्र था। क्लियर। अब यहां पर गौर से समझने वाली बात यह है कि अब मीर जाफर जब शासक बन गया तो उनका भ्रष्टाचारिता और उग्र हो गई, ठीक, कर लेने लगे, रिश्वत लेने लगे, उपहार लेने लगे, इस प्रकार से भारत से धन का क्या होने लगा, बहुत तीव्रता से बहिर्गमन होने लगा, अर्थात धन का बहिर्गमन प्रारंभ हो गया, है ना, बहिर्गमन प्रारंभ हो गया। और इस धन के बहिर्गमन अर्थात भारत से निष्कासन को 1867 में, सॉरी 1867 में दादा भाई नौरोजी, कौन, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार दिया कि ये कर नहीं बल्कि हमारे भारत से धन निकालने जाने का एक स्रोत मात्र है, अर्थात हमारे देश से धन को कम किए जाने का एक षड्यंत्र मात्र है। क्लियर। तो सबसे पहले बहिर्गमन का अगर संकल्पना पूछी जाती है तो किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने दिया। कब दिया, तो 1867 में दिया। पुस्तक का नाम है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्लियर। आ जाइए फिर से मीर जाफर पर आते हैं। मीर जाफर ने मतलब गद्दी पर बैठते ही इन्होंने 24 परगने, क्या क्या, 24 जो परगना थे ये कंपनी को दे दिया। किसे दे दिया, कंपनी को दे दिया। किस रूप में दिया, उपहार के रूप में दिया। कैसे दिया था, उपहार के रूप में दिया था। कई बार प्रश्न आया है कि बंगाल के 24 परगने भेंट में किसने दिया, तो फिर किसने दिया था, मीर जाफर ने दिया था। इसके बाद फिर से प्रारंभ होता है 1760 से, अर्थात आंग्ल बंगाल युद्ध का द्वितीय, मतलब द्वितीय आंग्ल बंगाल युद्ध, द्वितीय आंग्ल बंगाल युद्ध यहां से प्रारंभ होता है। अब गौर करने वाली बात है 1760 में, कब, 1760 में अभी तक कौन था, मीर जाफर शासक था, है ना, मीर जाफर शासक था। अब इसे हटा करके मीर कासिम को शासक बनाया गया। 1760 में मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को शासक बनाया गया। और मीर कासिम मीर जाफर का कौन था, दामाद था। कौन था, दामाद था। अब यहां पर गौर करने वाली बात है, जैसे ही मीर कासिम शासक बना, इसने तुरंत अंग्रेजों को उपहार दिया। क्या दिया, उपहार दिया। इसने 3 क्षेत्र दिए जिसे बोला जाता है BMC, अर्थात वर्धमान या वर्धान, दूसरा मिदनापुर, तीसरा चिटगांव, अर्थात 3 क्षेत्र जो है उपहार के रूप में दिया। अब गौर करो, मीर कासिम बना, इसने कितने उपहार दिए, 24 परगना कंपनी को दे दिया, ठीक।
जैसे ही मीर कासिम बनता है, मीर जाफर ने 24 दिया, मीर कासिम बनता है, इसने 3 जो पश्चिम बंगाल या बंगाल के जो प्रमुख क्षेत्र थे उन्हें कंपनी को उपहार के तौर पर दे दिया। परंतु यहां पर अगर देखा जाए तो दस्तक जो था अभी तक ये हल नहीं हुआ और इसका दुरुपयोग क्या था, जारी था, और इसीलिए मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य जो प्रॉब्लम थी वो अब भी चलती रही। ठीक है, जब इसका दुरुपयोग चलता रहा तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो थे, मतलब जो बंगाल का शासक था, इसके पास धन की कमी होने लगी। अब धन की कमी होगी तो जाहिर सी बात युद्ध छिड़ेगा। ठीक, इसी बीच मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थापित की या स्थानांतरित किया। राजधानी मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। क्लियर? अब यह बात जो थी अंग्रेजों को खलने लगी। अब इससे मतलब और विवाद बढ़ गया, तो मीर कासिम ने सहायता मांगी। किससे किससे मांगी थी? मीर कासिम ने अब सहायता मांगी। सहायता किन किन से मांगी थी? पहला, उत्तरवर्ती मुगल शासक, उस समय शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। क्योंकि ये बूढ़ा था, है ना, वृद्ध भी था। ये कौन था? उत्तरवर्ती मुगल शासक। दूसरा, अवध के नवाब। अवध नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। कौन था? शुजाउद्दौला। अब 3 लोग हो गए, यानी तिगड़ी हो गई, है ना। एक तरफ मीर कासिम था, एक तरफ शाह आलम था, यानी शाह आलम द्वितीय था, दूसरी तरफ बंगाल मतलब अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। इन तीनों के द्वारा 22 अक्टूबर, कब? 22 अक्टूबर 1764 को, कब? 1764 को एक युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। किसके मध्य लड़ा गया? अंग्रेजों और भारतीय 3 शासक कौन कौन से थे? पहले तो मीर कासिम थे, यानी बंगाल का नवाब था। दूसरा, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। तीसरा, उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। अब यहां पर गौर करने वाली बात है, इसका नेतृत्व अगर हम बात करते हैं तो अगर नेतृत्व अगर हम देखते हैं तो नेतृत्व किया था शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने। ये गौर करने वाली बात है कि शाह आलम द्वितीय जो वृद्ध व्यक्ति था उसने बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था, जबकि अंग्रेजों का नेतृत्व मेजर मुनरो ने किया था। किसने किया था? मेजर मुनरो ने किया था। और मुनरो की विजय हुई। किसकी विजय हुई? मुनरो की विजय हुई, अर्थात यहां अंग्रेज जीत गए और शाह आलम द्वितीय या हम कह सकते हैं मीर कासिम हार गए। अब बस यही एक ऐसी कारण था, या फिर कह सकते हैं ये एक ऐसा निर्णायक युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों का अधिकार स्थापित कर दिया। क्या किया? भारत में अंग्रेजों का अधिकार स्थापित कर दिया। क्लियर? अब यहां पर देखो, जब जो हार जाएगा जाहिर सी बात उसे शर्तें माननी पड़ेगी। इसलिए 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई।